guys, I am Esra Bilgic. Today I'm gonna try to top Pakistani dishes to pick my number one Pakistani dish. Let's get started. It's delicious, it's good. Yummy. Yeah, but it's so hot. So spicy. What is the name of it? Chicken karai. Chicken karai. Chicken karai is the next one. This is the big one. It's too big. I'm crying. Is it spicy thing again? No, it's not spicy. Lying. It's not dessert. Oh, what is the name of it? Golgappe. Golgappe. Can I get a glass of water, please? The next fish, please. It's so spicy. The next one is dal chawal. Dal chawal. It's the best pronunciation. Okay. I'm happy with this. So spicy. Okay. It's good. I hope it's dessert, but it's not. Yes, it's dessert. No, it's good. It's like tulumba, you know? Tulumba tatlısı. Fine. I like it. Okay. I'm so excited because biryani is the thing. I understand now. It's delicious. Wow. I like it. It's my number one, I think. Yep. No, it's my number one. I like it. Hi guys, I tried all the dishes. Tell me which one is your number one. Write in the comments. Chicken biryani is the best, without a doubt. Pakistan's number one network. दुनिया को बता दो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आज अगर हम सियासत को छोड़ें, सारी बातें छोड़ें, करेंगे बात हम ज़रूर, लेकिन अगर हम बात करेंगे 23 मार्च जो परेड थी 23 मार्च 1940 के हवाले से वो मौखर कर दी गई थी और आज के दिन इस्लामाबाद शक्कर पारियां में तकरीब का इनेकाद था और बहुत अच्छे तरीके से तकरीब को लेके चल रहे थे। और इसमें इमरान खान साहब क्योंकि उन्हें कोविड इस वजह से वो खुद को सेफ किया हुआ कमरे में रखा हुआ, वो आज नहीं आ सके। उनकी जगह सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आज उन्होंने परेड को संभाला। वहाँ पर आए मेहमान खसूसी आरिफ अलवी साहब थे, उनके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवह साहब कमर बाजवह साहब वो वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी ममालिक जिस तरह टर्की की बात करें, श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें तो वहाँ के भी आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ पर इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने जो ममालिक हैं वो अपने अपने मुल्क के जो फ्लैग है, जो झंडा है वो गिफ्ट किया, वो पेश किया। आरिफ अलवी साहब को जो सदर ममलकत है उन्हें पेश किया और एक यकजहती शो की कि पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ हमेशा हर ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और ये सारी स्ट्रेटजी और ये जितना सब कुछ है, ये सारा रिजल्ट और ये इसका जो सेहरा है बाकी ममालिक के साथ इतना प्यार का और फौजी ताल्लुकात जो हैं फौज के, उसका सारा सेहरा जो पाकिस्तान आर्मी को जाता है, बाजवा साहब को जाता है कि इतना अच्छा उन्होंने इंट्रैक्शन रखी है बाकी ममालिक के साथ कि आज के दिन पाकिस्तान का जो तारीखी दिन है, आज के दिन बाकी ममालिक के जो मुसल्लह फौज के सरबराह हैं वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने आके गिफ्ट दिए, अपना फ्लैग यहाँ पर दिया। इस पर हम भी पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी आर्मी के साथ है कि वो जवान कि जो बर्फ़ पे खड़ा होके 6-6 महीने बर्फ़ के अंदर रुके हमारे जो आर्मी जवान हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं। अगर हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, हम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हम शादियों पे जा रहे हैं, इवेंट्स पर जा रहे हैं, आज़ादाना हर जगह हम आज़ादाना माहौल का एंजॉय कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं,
तो ये इसके पीछे कौन है? ये जो इतना आराम से हम बैठ रहे हैं यहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कौम, इसके पीछे हमारी खाकी वर्दी है, इसके पीछे हमारी फौज है। तो उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। 23 मार्च के हवाले से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बेशक आज 25 है, लेकिन आज के दिन जो तकरीब मनसूख की गई थी, पोस्टपोन की गई थी आज के दिन पर, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। कोविड सूरत हाल की अगर बात करें तो कोविड सूरत हाल बदस्तूर बढ़ती हुई जा रही है। कई पाकिस्तान के, स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत बारहा SOPs पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रही है और आवाम से भी दरख्वास्त है, हुकूमत की भी, और मैं खुद भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था हुकूमत के जानिब से तो दैट डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया था। हमें अपनी एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह इस्लाम हमें कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है, तो लॉकडाउन में और ये जो SOPs हैं ये हमें सफाई की तरफ लेके जाते हैं और हमें चाहिए कि हम SOPs को फॉलो करें। अपने साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी जान को बचाया जा सके। इसके बाद नाज़रीन हम नेक्स्ट टॉपिक पर भी आएंगे। डस्का की अगर बात करें, डस्का इलेक्शन NF 75 का जो इलेक्शन था उसको भी मुलतवी कर दिया गया। अब उसके पीछे कोविड सूरत हाल है, उसके पीछे कोई सियासी सूरत हाल है। क्या है, नून लीग ने एक पिटीशन दायर की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये पूरे हल्के में इलेक्शन होना चाहिए। 18 से 20 या 15 से 20 पोलिंग स्टेशन पे ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। उनकी ये डिमांड है कि पूरे हल्के के अंदर ये इलेक्शन हो। इसके बाद अगर हम आए मरियम नवाज साहिबा की जानिब तो बहुत इंफॉर्मेटिव ये बात है कि उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई है और वहां पर जाने से पहले, नैब के सामने पेश होने से पहले प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई। इस पर पूरे पाकिस्तान की जो कौम है उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो बिल्कुल हैं। इसके साथ साथ नून लीग के जितने सीनियर रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि हमने फैसला किया था इजलास के अंदर कि हम कबल गिरफ्तारी हम जमानत नहीं लेंगे, हम जमानत नहीं लेंगे। इससे हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो डिस्टर्ब होगा। हमजा शहबाज की अगर बात करें तो हमजा शहबाज साहब ने सारी जितनी पंजाब की काबीना थी उन सबको अपने पास बिठाया। मीटिंग शुरू होने लगी थी कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा और हमजा शहबाज साहब को अचानक पता चला कि जमानत ले ली गई है। अब आधी नून लीग उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आधी नून लीग की अपनी स्ट्रेटेजी है। अब राना सनाउल्लाह साहब की, खाकान अब्बासी साहब की बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से, जिसमें कायरा साहब भी हैं, और उनसे दरख्वास्त की गई है कि जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है और उसके बाद जो नैब पेशी भी है इसमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से दरख्वास्त है कि वो भी इनके साथ है। इसके बाद सिविल जजेस का एग्जाम था। 3100 जो स्टूडेंट्स हैं, 3100 स्टूडेंट्स ने इसमें कंटेस्ट किया और जिनमें खवातीन 896 खवातीन थी और 2204 बॉयज थे, मैन थे। तो अगर इनके रिजल्ट की बात की जाए 3100 स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ 8 को पास किया गया सिविल जजेस में। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये देखते हैं कि अगर यूथ से जजेस में आ गई, जज में आ गई, यूथ अगर आगे आ गई तो फैसले बहुत अच्छे होंगे। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में अगर हम बात करें भारत की, चाय बेचने वाला जो वहां पर वजीर आजम बना हुआ है, हमारा जो वजीर आजम है वो तो कप जीत के आया था और इंडिया का जो वजीर आजम है वो कप बेच के चाय के, तो वो वहां पे वजीर आजम आया। इतना जुल्म सितम पूरी दुनिया देख रही, कश्मीर में क्या जुल्म किया गया अभी तक वहां पर जुल्म की दास्तानें पूरी दुनिया के सामने है। इसके बाद जब किसी ने बहुत प्यारी बात की थी कि अगर किसी पर जुल्म करोगे तो अगर तुम नहीं रोक सकोगे तो कल तुम्हारे साथ भी जुल्म होगा, तुम्हारे अपनों के साथ भी जुल्म होगा। इसी तरह जब इंडिया वाले जुल्म कर रहे थे, भारतीय हुकूमत जुल्म कर रही थी, तब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, जब कश्मीर में लॉकडाउन लगा तो पूरी दुनिया खामोश थी। लेकिन अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतर करता है। ठीक 1 से 1.5 महीने बाद पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लग गया और लोगों को पता चला कि लॉकडाउन के अंदर क्या मुश्किलात आती है, किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। लेकिन जो इज्जत पामाल की जा रही है कश्मीर में, बारहा कश्मीर का टॉपिक हम इसीलिए उठाते हैं कि कश्मीर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, उनका कहना था कि कश्मीर शाय रग है पाकिस्तान की, और अगर हमारी शाय रग ही उस पर ही मसला आएगा तो किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इन सारी बातों पे यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले तो ये मेरे गेस्ट है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले वन एंड ओनली जिनकी फैमिली का, खुद का नहीं बल्कि जिनकी फैमिली का पाकिस्तान सहाफत में बहुत नाम है, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद हर हुकूमत को बहुत गौर से देखते हैं,
क्या इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से उसको भी देखते हैं, क्या फॉल्स आते हैं उसको भी देखते हैं। तो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो साफ्ती फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैसल मुजीब शामी साहब वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगर हम बात करें अदलिया की, अगर हम बात करें कानून की कि जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी अवाम के साथ ज्यादती होती है तो उसका ध्यान अदालत की तरफ, अदलिया की तरफ, मौज़िज़ जजेस की तरफ जाता है, वकला बरादरी की तरफ जाता है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। और अब की बार पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शन जिस चैम्बर ने जीते, इरफान हयात बाजवा साहब के चैम्बर, उनके जो लीड कर रहे हैं हाफिज इसरारुल हक साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शामी साहब आप ही की तरफ आता हूँ। सर सबसे पहले तो आज जो 23 मार्च के हवाले से जो तकरीबात का आगाज़ किया गया और कई ममालिक इस तरह के जो पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान कौम को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर आए, आज के दिन पर आप क्या कमेंट करेंगे शामी साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सर ये आपका प्रोग्राम। तो 23 मार्च, सबसे पहले 23 मार्च के हवाले से बात करें तो 23 मार्च का दिन हमारा एक कौमी दिन है और एक ऐसा कौमी दिन है कि जिस दिन 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मुसलमानों ने पेश की ऑल इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इजलास में, जिसमें एक अलग मुल्क बनाने का फैसला किया गया। उसके लिए एक करारदाद बाकायदा तौर पर पेश की गई और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी और उनकी कुर्बानियाँ रंग लाईं और 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले इसका नज़रिया पाकिस्तान का हज़रत अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का एक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए। और उसके 23 मार्च 1940 से पहले 1939 में इलाहाबाद में एक मुसलमानों ने एक इजलास हुआ, उसमें एक बाकायदा तौर पर हज़रत अल्लामा इकबाल ने अलग रियासत का मुसलमानों के लिए एक नज़रिया पेश किया। और आज हम लोग मतलब खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसे अच्छे कायद मिले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन कोशिश की, जो उनकी कोशिश रंग लाई और आज हम अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। शाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद इसको भी हम आगे लेके चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ कमेंट्स आज के दिन के हवाले से ले लें। हाफसा मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर आज के दिन के हवाले से सबसे पहले 23 मार्च आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहते हैं? और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पाकिस्तान को लेके चले, मिशन को लेके चले, उनका प्रोफेशन और आपका प्रोफेशन भी बिल्कुल सेम है। तो आज के दिन के हवाले से कोई कमेंट कीजिएगा आप सर। बट साहब बहुत शुक्रिया सर, बढ़िया हम बात आपने की। 23 मार्च की अगर हम बात करें, 23 मार्च 1940 को देख लें तो पहली बात ये है कि ये तजदीद नौ का दिन है। वो वादे और वो चीज़ें जिनको कंसीडर करते हुए हम लोगों ने उस दिन रेजोल्यूशन पेश की और वो फिर कामयाब हुई और उसी के नतीजे में अल्टीमेटली 1947 के अंदर पाकिस्तान बना। मैं ये कहता हूँ कि सारी की सारी अवाम बहसीयत कौम उन तमाम के तमाम वाक़यात को दोबारा से याद करते हुए तजदीद नौ आज नए सिरे से इरादा करे कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है और इसके साथ हम लोगों ने वफादारी करनी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब। अल्लाह करे इसी तरह ये दुआ गो हम भी हैं। अल्लाह पाक सबसे पहले पूरी कौम में से अगर किसी को अल्लाह ने हिदायत देनी है तो मैं दुआ गूँ कि सबसे पहले मुझे हिदायत दे, ताकि हम सब एक दफ़ा, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं हिदायत उसे देता हूँ कि जो हिदायत का तलबगार होता है। तो नाज़रीन यहाँ पे 23 मार्च की तो हमने बात की। इसके बाद शम्स मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। अब अगर हम ज़रा सियासत की तरफ दोबारा आ जाएं, गिलानी साहब आपके सामने वो सेनेटर मुंतखब हुए और सेनेट में वहाँ पर चले भी गए और उसके बाद तमाम लोगों ने मिलके, तमाम पार्टीज ने मिलके एक्सेप्ट भी किया कि संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब क्या वजह ये कि बलावल भुट्टो साहब बारहा बयान दे रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें उनका ये कहना है कि ये गलत फैसला हुआ है, इलेक्शन कमीशन को इसमें भी शामिल होना चाहिए, सिर्फ पार्लियामान ही इसके जिम्मेदार नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी इसका देखना चाहिए, अपडेट इसकी लेनी चाहिए। तो इस पर और उनका ये भी कहना है कि चेयरमैन हमारी तरफ से, कौम का जो पाकिस्तान का चेयरमैन है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब है और हम नहीं मानते संजरानी साहब को। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं शामी साहब? सर देखेंगे आज उन्होंने दरख्वास्त एक दी थी जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ गिलानी साहब की, वो रद्द हो गई, दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन कह दिया है जी कि आप अदम एतमाद लें। अगर आप कहते हैं कि आप नहीं मतलब मानते उनको संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट, तो आप एक अदम एतमाद लें, दोबारा से आप उनको एक हटा के आप अपना चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब को मुंतखब कर लें। लेकिन देखें ना कि अब
بلاول صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کا پی ڈی ایم بھی چل رہا. پھر دوسرا ایک تو انہوں نے زرداری صاحب نے اور نون لیگ کے بھی اختلافات تھے میاں. تو اب اس کو چیئرمین سے جیسے گیلانی صاحب کو جتوایا گیا متحد ہو کے, اور لیکن ان کے نظر میں وہ اس لیے ہے کہ وہ دیکھیں نا چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا وہ بہت کلوز تھا. اس میں ہر گیلانی صاحب تقریباً 6 ووٹ سے ہارے ہیں اور 7 ووٹ اس میں سے سمجھ لیں کہ وہ ریجیکٹ ہو گئے. تو اس میں کچھ نہ کچھ تو کھچڑی تو ہے. اب لیکن یہ دیکھیں نا کہ عدالت نے بھی, عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پارلیمان جو ہے قانون پاس کرتی ہے, ایک ریاست کو چلاتی ہے, ایک بناتی ہے, مطلب آئین جو بناتے ہیں جنہوں نے ایک مطلب پلیٹ فارم ہے ان کے پاس ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں عدلیہ کو نہ گھسیٹیں, وہ کہتے ہیں ہمیں عدلیہ کو سے باہر رکھا جائے. تو شامی صاحب اس میں یہ بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب پارلیمان کے اندر یہ سوالات ہوئے, جب پارلیمان کے اندر یہ اس کے جوابات مل گئے, پارلیمان کے اندر الیکشن بھی ہو گئے, اور جب پارلیمان کی جو قانون سازی ہے یا جو اس کا جتنا بھی عمل درآمد کروایا گیا ہے, پارلیمان سپریم ہے, آپ بہترین جانتے ہیں, تو پارلیمان کا جو فیصلہ ہے اس کو اگر چیلنج کرنا, کورٹ میں لے کے جانا, تو کیا یہ پارلیمان کو ڈی ویلیو نہیں کرتا؟ سر بالکل کرتا ہے, کیونکہ پارلیمان جو اتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو انہوں نے منتخب کیے ہیں ان کے نمائندے پورے پاکستان کے نمائندے ہیں. اور یہ پارلیمان دیکھیں نا, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف وہ دیکھیں نا 6 ووٹ تھے جو ریجیکٹ ہوئے وہ پی ڈی ایم کے تھے, ایک 7واں اور ایک ووٹ جو تھا 7واں اس کا نہیں پتہ لگا وہ ضائع ہوا کس کا ووٹ تھا, وہ ان کا نون لیگ کا پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ تھا جو ایک ضائع ہوا. اب 6 ووٹ ضائع ہو گئے, 6 ووٹ اگر وہ پڑ جاتے تو ان کا برابر ہو جاتا, اور 1 ووٹ سے فیصلہ تھا. اب وہ یہی ان کے لیے تو یہی ہے, کیونکہ دیکھیں اب جب چیئرمین سینٹ صاحب بنے, جب الیکشن ہوا تب بھی بہت کلوز مارجن تھا. اس سے پہلے بھی جب گیلانی صاحب چیئرمین اور سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے ہیں, ممبر سینٹ بنے ہیں, اس وقت بھی ان کا بہت کلوز مارجن تھا. اس وقت بھی ان کے ووٹ ضائع کیے گئے تھے, لیکن اس وقت ان کو گیلانی صاحب جیت گئے, ان کا پی ڈی ایم جیت گئی تھی اور حکومت کو شکست ہوئی تھی. اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے پورا زور لگایا تھا ان کے ساتھ. اصل تو زرداری صاحب کا تھا, انہوں نے کہا تھا میں اپنا گیلانی صاحب کو ایک اپنا سینٹ میں بنا دوں, مطلب سینٹ پہ لے آئیں. اور دوسرا دیکھیں چیئرمین سینٹ جو ہے, اس لیے زرداری صاحب نے بھی ان کو توجہ اس لیے نہیں کی, ان کا کام تھا سر ایک ممبر پہنچ جائے. اور گیلانی صاحب بے نظیر صاحبہ کے بہت قریبی ساتھی میں سے ایک ہیں, اور اگر مطلب یہ اس وقت ان کا اپنا تھا کہ مطلب بورڈ ضائع کروائے گئے ہیں, اور یہ ان کا حق ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ عدالت میں جا سکیں, لیکن جب ان کے فیصلے اپنے خود کرنے چاہیے. ایک فیصلہ ہو چکا ہے, عدالت نے بھی کہا جی اپنا, جب ان کو آج فیصلہ لگا جی آپ اپنا پارلیمنٹ جو ہے خود اس مسئلے کا حل نکالیں. اب ان کو چاہیے کہ اب ایک چلو ہو گیا, اب ٹھیک ہے وہی بات جب موجودہ عدالت نے کی, اگر آپ کو نہیں تو آپ نے فیصلہ نمٹائیں, آپ عدم اعتماد لیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ لا سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کر لیں, عدم اعتماد لیں, دوبارہ سے الیکشن کروا لیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں سارا مسئلے ختم ہو جائیں. الیکشن کی اگر ہم بات کریں, جب یہ الیکشن ووٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی, اس سے پہلے جو قائم مقام اسپیکر تھے, جو چیئرمین تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کا ووٹ ضائع ہوتا ہے, اگر کوئی اسٹیمپ غلط لگا دیتا ہے, اگر کوئی اسٹیمپ اوپر نیچے لگا دیتا ہے, کوئی غلطی سے دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتا ہے, تو اس کا فوراً اس کا ووٹ دوبارہ ڈلے گا, اس کو نیا بیلٹ پیپر ملے گا. تب جب یہ ووٹ ضائع ہوئے تب تو پی ڈی ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو تب تو وہ سامنے نہیں آئے, تب تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں نیا بیلٹ پیپر دیں. تو یہ جب سنجرانی صاحب سلیکٹ ہو گئے, ہر چیز ہوگی, اس کے بعد اچانک یہ کرنا, تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں سنجرانی صاحب پہلے بھی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں جی, اور اس وقت بہت سے ممبر جو ہیں وہ ان کو لائک بھی کرتے ہیں, اور ان کا مطلب ایک تو بلوچستان کے حوالے سے بھی ہیں کہ بلوچی بھائی ہیں ہمارے, بزرگ بھی ہیں, اور ان کا ایک طویل عرصہ سیاست میں بھی ہو چکا ہے. تو پھر ان کو مطلب پیپلز پارٹی کی بھی ہی خواہش تھی, اور بہت سے ممبران کی خواہش تھی کہ سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں. اب وہ چیئرمین سینٹ بن گئے, اور یہ سب کہا کہ یہ موقع کی بات تھی کہ مطلب ایک چیز ہو گیا, موقع فیصلہ ہو گیا. نون لیگ کو ہاتھ تو نہیں کر دیا سر, دیکھ لیں زرداری صاحب نے پی ڈی ایم انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے اسمبلیوں سے. مطلب پہلے تو وہ پی ڈی ایم کے لارا لگاتے رہے استعفے دیں گے, اب بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اوپن کہ ہم نے استعفے نہیں دینے. اور آج بھی پیپل پارٹی کمیٹی کا جو ان کا بیان ہے اس میں کہہ رہے ہیں جی اب اگر آپ استعفے دیتے ہیں تو آپ پنجاب سے شروع کریں, پہلے پنجاب سے شروع کرتے کیونکہ وہ تو انہوں نے اوپن کہہ دی ہم سندھ حکومت کی قربانی نہیں دے سکتے. اور یہ تو بہت سے دوست ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سندھ حکومت نہیں چھوڑنی, انہوں نے استعفے انہوں نے دینے نہیں. اور یہیں پہ ان کا سارا اختلاف شروع ہوا. اور دن مطلب میاں زرداری صاحب نے میاں نواز صاحب کا فون بھی کیا, تو میاں صاحب نے فون سننے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں, مصروف ہوں. اس کے بعد پھر اوپن انہوں نے زرداری صاحب نے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم نے استعفے نہیں دینے. لیکن شاید خزانہ باسی صاحب کو
टारगेट दिया गया है कि पीपल पार्टी को राजी किया जाएगा, उनसे किया जाए। और फिर कल जब मरीम साहिबा की जो पेशी जो होनी है उसमें जो वो कह रहे हैं कि पीपल पार्टी के और नून लीग के जो काफिले कह रहा था वो इकट्ठे फजल रहमान साहब और कायरा साहब इकट्ठे करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप शाम साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब कि पीडीएम के अंदर जो 11 जमातें हैं वो कट्ठी तो जरूर हैं, खाते चाय पीते बिस्किट लेकिन मफाद सबकी अलग है। जी बिल्कुल, कि जब मफाद की बात आती है तो तमाम पार्टीज अलग है। शम साहब मैं यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ, आपको पता है ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और प्रोड्यूसर साहब की जानिब से बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो आप साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो हमने यहाँ पर शामी साहब से तज्जिया लिया, उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा को प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई है इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो नैब में उनकी हाजिरी है, जो उनकी पेशी है वहाँ पर नैब में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ जाना, अपने कारकुनान को साथ लेके जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और वहाँ पर रेंजर्स तैनात कर दी जाना, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद अपनी गुफ्तगू को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज टेक ए शॉर्ट ब्रेक। जंगल में मंगल का समा था, एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया, शेर बड़ा सा तोहफा लाया, मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तो भालू ने सबको डांस दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ सीखते जाओ। एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। जंगल